ये योद्धा डरते हुए अपने घोड़े से भाग रहा होता है, लेकिन इसकी किस्मत खराब रहती है क्योंकि पीछा करने वाले सैनिक इसे पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर एक जादूगरनी आती है जो इस योद्धा को अपने जादू से पत्थर का बना देती है, क्योंकि जादूगरनी का मानना था कि ये इस दुनिया का आखिरी योद्धा है और ये इसके काम में अड़चन डाल सकता है। इसलिए जादूगरनी इसे पत्थर का बनाकर पानी में फेंक देती है, जहां पर हमें पानी के अंदर ढेर सारी पत्थर की मूर्तियां दिखाई जाती हैं। जादूगरनी ने योद्धा के एक साथी को भी पकड़ रखा था और इससे पहले वो उससे भी पत्थर का बनाती, वो खुद ही इससे जान बचाकर पानी में कूद जाता है। अगले सीन में हमें आज की दुनिया दिखाई जाती है, जहां पर हमें इवान नाम के जादूगर को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत ही खतरनाक पावर थी। इसलिए एक दिन एक महिला उसे अपने घर पर बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका पति उसे धोखा क्यों दे रहा है। इवान उसे अपनी पावर यूज करके बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्तियां का वास है, बस इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तभी वहां पर उसका पति आ जाता है, लेकिन इवान उसे चकमा देकर यहां से भागने लगता है और भागते भागते वो एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये टाइम ट्रैवल करके एंशियंट रशिया में आ गया है। इवान को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसके सामने वही आदमी आता है जो पहले जादूगरनी से अपनी जान बचाकर भागा था। वो इवान को बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जादूगरनी से बचाने के लिए छुपा दिया था। आदमी इवान को एक अंगूठी देते हुए बोलता है कि तुम्हें इस पूरी जगह को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जगह जादूगरनी के कारण खतरे में है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी को एक भी आकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहां पर सैनिक भी आ जाते हैं। वो इवान को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। जब राजा इवान के हाथ में वो अंगूठी देखता है तो वो उसे आजाद करते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे भाई हो। वो इवान को अपनी पत्नी से मिलवाता है, जो कि वही जादूगरनी है जिसने उस योद्धा को पत्थर का बनाया था। जादूगरनी इवान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। इवान भी बड़ी आसानी से उसकी बात मान जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जादूगरनी उसे पकड़कर कैद खाने में बंद कर देती है। इवान समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नज़र कैद खाने में एक आदमी पर पड़ती है जिसके शरीर के हर एक हिस्से को बर्फ के अलग अलग टुकड़ों में कैद कर रखा था। वो आदमी इवान से कहता है कि तुम अगर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई तलवार को ढूंढना पड़ेगा और इसे अलोसिया का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि सिर्फ तुम हो। वो इवान को यह भी बताता है कि मैंने भी एक बार इस तलवार को हासिल किया था, ऐसा करके मैं अमर तो हो गया, लेकिन जब ये बात रानी को पता चली तो उसने सभी जादूगरों को कैद कर लिया, जिससे सभी की जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। अगर तुम अब उस तलवार को हासिल कर लो तो सभी की शक्तियां वापस आ जाएंगी, यहां तक कि तुम अपनी दुनिया में भी वापस जा पाओगे। और तभी यहां पर एक विच को लाया जाता है, क्योंकि इसके पास भी जादुई शक्तियां थीं। जैसे ही रात होती है, विच अपनी शक्तियां से सभी गार्ड को बेहोश कर देती है। इससे पहले इवान को कुछ समझ में आता है, तभी कैद खाने में एक मेंढक आ जाता है, जो कि देखते ही देखते एक लड़की में बदल जाता है। वो सबसे पहले बर्फ में उस आदमी को आज़ाद करते हुए उसके सभी हिस्सों को जोड़ती है। इसके बाद वो आदमी इवान को भी आज़ाद करते हुए अपने साथ ले जाता है। ये सभी मिलकर उस तलवार को ढूंढने के लिए एक सफ़र पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजा को भनक भी नहीं थी कि उसके भाई इवान को उसकी पत्नी ने कैद खाने में बंद कर रखा था। रानी सिर्फ उसे ये बताती है कि वो हमारे एक कैदी को भगाकर यहाँ से ले गया। ये सुनते ही राजा को इवान पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं इवान और उसके साथी एक तालाब तक पहुँच जाते हैं और वैसेलीसा इन्हें बताती है कि इस तालाब में एक रक्षक है, जिसकी इजाज़त के बिना हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए वैसेलीसा दिमाग लगाते हुए बड़े प्यार से पानी के किनारे पर जाकर बैठ जाती है ताकि उस रक्षक को इम्प्रेस कर सके। इतनी सुंदर लड़की देखकर नदी का रक्षक भी पिघल जाता है और वो भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हीं के साथ आगे के सफ़र में चल पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद ये एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस खाना बना रहा होता है। ये बिना उस राक्षस को पता चले दबे पांव यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये सब इस गुफा से निकलने वाले होते हैं, तभी इवान का फ़ोन बजना चालू हो जाता है, जिससे उस बड़े से दानव को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर इवान पर हमला करते हुए सबको मारने लगता है, जिसके चलते इवान दूर जाकर गिरता है। वो अपना दिमाग लगाते हुए सभी से बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि इनका ये प्लेन काम कर जाता है, लेकिन इनकी मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई,
क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं इनके सामने एक और बहुत ही भयानक नदी आती है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक मछलियां थीं। इसलिए वो फ्रॉग जैसे दिखने वाले रक्षक को बाहर निकालते हैं और उसे नदी में भेजते हैं ताकि वो इन खतरनाक मछलियों को हटा सके। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये नदी पार करवाते हैं तभी वहां पर जादूगरनी आ जाती है। सभी उसे जान बचाते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं। जहां पर वो नदी का रक्षा पहले से ही मौजूद था वो सबको कहता है कि तुम यहां से निकलो, मैं जादूगरनी का अकेले ही सामना कर लूंगा। उसलिए वो नदी का पानी पीकर बहुत बड़ा बन जाता है जिससे रानी के सैनिक आगे नहीं जा पाते। रानी को इस पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो जादू से उस पर हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर रानी इवान पर हमला करती है। इसी हमले के बीच इवान को असली तलवार मिल जाती है। इस तलवार में इतनी शक्ति होती है कि इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता और जादूगरनी पर वो इस तलवार से प्रहार करता है जिससे जादूगरनी दूर जाकर गिरती है और इस तरह से इवान उसे हरा देता है।